दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम सीटेट की आंसर की लेके आए हुए हैं, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस की आंसर की आपको बताएंगे। और दोस्तों हम आपको एनसीईआरटी का वो डाटा भी दिखाएंगे जहां से क्वेश्चंस आपके हूबहू रखे गए हैं। हम आपके सामने एनसीईआरटी के थ्रू आंसर की आपको प्रूव करके दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था, स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जलमंडल जल एवं के विभिन्न स्रोतों से बना होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो था तीसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो दोस्तों अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया गया, यह भी स्टेटमेंट गलत है। और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग तेजी से हुआ, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अगला देखते हैं, ये आपको मिलान करना था। भेदभाव जो होता है, महिला के रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। तो दोस्तों ये तो एक तरीके का भेदभाव का लक्षण है। और समान कार्य के लिए अगर असमान वेतन, तो ये असमानता की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें एक टर्म था ग्राम भाजक। दोस्तों अब हमको एनसीईआरटी का डाटा दिखाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन हूबहू रख दिए गए हैं। आप देखेंगे ये न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे जो ग्राम भाजक होते थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसमें लिखा है नहीं करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें ग्राम भाजकों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पूरे के पूरे ऑप्शन यहीं से बनाए गए हैं। आप देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भाजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर बैठा करते थे। यह ऑप्शन में था, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भाजक के तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यह भी ऑप्शन में था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, यह भी ऑप्शन में दिया था। यह स्टेटमेंट, ये लाइन पढ़िए, यही ऑप्शन पहला था। राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम किया करते थे। और वहां लिखा है ये नहीं किया करते थे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं एनसीईआरटी से आपके बिल्कुल कट पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी से बिल्कुल कट पेस्ट क्वेश्चन है। इसमें मुगल भू राजस्व व्यवस्था में, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई जाती थी, उसे क्या कहते थे? तो इसको कहते थे जब्त। आइए अब दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी से। दोस्तों ये देखिए, यहां पर जब्त और जमींदार के बारे में वर्णन किया गया था। यहां पे लिखा हुआ है, अकबर के राजस्व जो मंत्री थे टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि की सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया, प्रत्येक फसल पर। और यहीं से आपको पूछा गया और इसी व्यवस्था को कहा गया है जब्त। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 36, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। यह भी दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी से कट पेस्ट है। जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी थी 1947-48 और 1956 के बीच, जब इन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए अब इनको दिखाते हैं एनसीईआरटी में आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है भूतपूर्व रियासत। अब इसको एक्सप्लेन नीचे किया गया है, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 48, 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए, 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इनको भूतपूर्व रियासत के रूप में कहा गया। दोस्तों यहां से बिल्कुल कट पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो आपको पता है दोस्तों कि जो इसमें कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटिश शासन बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। इसमें आप देखेंगे कांग्रेस का कहना था ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं। और कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई थी। तो इसके लिए ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट हैं।
अगला प्रश्न है, विविधता में एकता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, उसमें ये विविधता में एकता शब्द प्रयोग किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी करेक्ट है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों इसने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, अर्थात इसलिए आप देखेंगे इसके ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, नारायण गुरु के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं सही हैं? और दोस्तों नारायण गुरु से महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे, इन्होंने जाति प्रथा का काफी विरोध किया था। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की है, मतलब इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, जिससे महात्मा गांधी भी काफी प्रभावित थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, बेरीगाजा जो भरूच का बंदरगाह था, इसे बेरीगाजा के नाम से जानते थे। और श्रेणी जो होती थी शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ होता था। गृहपति जो होता था, स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। और एरेटाइन पात्र जो था, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन को कहा जाता था। तो इसका मतलब ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दो स्टेटमेंट दिए थे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है वो घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर काल्पनिक रेखा जो अपनी कच्ची सतह से 33.5 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन जब होता है जब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया होता, तो इसलिए यहाँ तो आप बिल्कुल ईजिली मार सकते थे इस आंसर को कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी तो सही है ही नहीं। अगला प्रश्न है, आपको इसमें कथन पर विचार करके सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, बिल्कुल उसने दावा किया था। यहाँ पर देखिए नहीं लगा है, तो पहला गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन ए गलत है लेकिन बी सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन से लेके, दोस्तों ये हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का कट पेस्ट क्वेश्चन है दिखाएंगे। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल ये दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य फसल धान नहीं है। यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूजन में हैं और हम आपको एनसीईआरटी दिखाएंगे। बेसिन में कई स्थानों पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता रहा है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए बी डी करेक्ट है। दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी का बिल्कुल कट पेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन व दहन कृषि पद्धति को अपनाते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन में था। आप देखिए यहाँ का मुख्य आहार क्या है, मेनियोक मुख्य आहार है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए मुख्य आहार क्या है यहाँ का, मेनियोक, जिसे कसाबा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ पर दोस्तों बाकी की खेतियाँ होती हैं, कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः शब्द पे ध्यान दीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि वह हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे या नहीं। आगे चल के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप वहां की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, वहां जहां वे पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मुख्यतः जो फसल है वो यहाँ की मुख्य फसल मेनियोक है, ना कि मक्का भी होती है लेकिन वह मुख्य फसल नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बी डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ देखिए अतिचराई तो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण ही है। तो यहाँ ये इसको रोकने का उपाय कैसे हो सकता है, तो बी जहां पर है उसे कैंसिल कीजिए, बी जहां पर है उसे कैंसिल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ए सी डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है, वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे था भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के
खुलने का समय जो है 9 बजे है, जो भारतीय मानक समय दिया हुआ था। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 पूर्व देशांतर, ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार खुलने का, आपको यहाँ पर जो मानक समय था उसकी जानकारी एक तरीके से देनी थी। तो आपको दोस्तों पता है ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब जो 82.5 डिग्री है उससे 2.5 डिग्री पहले की ओर है, और हमें पता है पृथ्वी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। यहाँ पर कितने डिग्री का अंतर है, यहाँ पर पूरे 2.5 डिग्री का अंतर है। तो 2.5 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 10 मिनट, मतलब जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर 10 मिनट बाद ऑफिस ऑन होगा, मतलब 9 बजे यहाँ पे है तो यहाँ 9:10 पे होगा। और जो यहाँ पर 92 डिग्री 45 मिनट है, लगभग 10 डिग्री का अंतर है। तो 10 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो 40 मिनट के करीब यहाँ पर पहले ओपन हो जाएगा, ये पूर्वी देशांतर है। तो 40 मिनट पहले का मतलब 8:19, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको विकल्प दिए हुए थे, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल गलत है सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सही है, आर गलत है। दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन था। केसरी नामक अखबार आपको पता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों ये दक्कन के पठार को आप देखेंगे मैप पर हमेशा पीले रंग से दर्शाया जाता है। ये चट्टानों से संबंधित था। आग्नेय चट्टानें द्रवित मैग्मा होता है, अवसादी चट्टानें हवा और जल आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। जबकि कायांतरित चट्टानें होती हैं, उच्च ताप और दाब के कारण चट्टानों में जो परिवर्तन होता है वो होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था। ये लद्दाख की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन था। लद्दाख से बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही था। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडी होती है। हिमालय में भ्रष्ट छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ वर्षा बहुत निम्न होती है, 10 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, तो ये गलत है। यहाँ बर्फीली हवाओं तथा तेज जलने वाला ताप होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी ही सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। ये 19वीं सदी में जो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। पहला, वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम कर सके, बिल्कुल गलत है। लोग मानते थे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, बिल्कुल सही है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा को छुपाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है, बी और सी। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगला है, इसमें आपको बताना था 19वीं शताब्दी में जो चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। यहाँ पहले विश्व युद्ध के बाद जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई, बिल्कुल सही है। और सामान्य जातियों के गरीबों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते की आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। दोस्तों एक बड़े आधार और पतली चोटी इस तरीके का जो पिरामिड बनता है, ये उच्च जन्म दर को बताता है और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को बताता है, और शिशुओं में मृत्यु दर अधिक हो उसको बताता है। तो ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? लिखित सामग्री की जांच करते हैं, भवन चित्रों मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, औजारों हथियारों बर्तनों पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, और जानवरों पक्षियों और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन चौथा सही है। दोस्तों यहाँ पर जो कॉफ़ी और चाय के बारे में दिया हुआ है, इनकी जलवायु पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु में नहीं होती, नम जलवायु में होती है। चाय गर्म और उच्च वर्षा नहीं, मध्यम वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा में होती है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत पाई जाती है? तो दोस्तों बहिर्मंडल में जो थर्मोस्फीयर है तो वही है पतली परत, तो बहिर्मंडल में पाई जाती है थर्मोस्फीयर। ये इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? दोस्तों ये एनसीईआरटी से कट पेस्ट हुआ है, सिसोदिया राजपूतों को ये दिया था। अब आइए दोस्तों 61 क्वेश्चन है। दो कथन दिए हुए थे, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र, बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
बिल्कुल, और ये स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक भी है, इसलिए ए असत्य और बी सत्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की विधि सबसे उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो दोस्तों रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, एक तो भूमिहीन है और दूसरे वो मुख्य रूप से कृषि पर ही डिपेंड है। तो दोस्तों भूमिहीन होने की वजह से वो कृषि मजदूर हैं और प्रवासी श्रमिक मजदूर हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए और शिक्षक के अनुभवों को इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के रूप में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट था, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इसमें कथन और रीजन दिया हुआ था। तो कथन था विद्यार्थियों के कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसका कारण क्या है, अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता मिलेगी, इसलिए इसका ए और बी, इसका ए और आर दोनों करेक्ट है और ए की व्याख्या आर कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आप प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है, परियोजना विधि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल हैं, तो इसमें आपको पता है गतिविधि करना और चर्चा करना, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ए और बी। 69 देखते हैं, आपको निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व बताना है। इसमें दोस्तों मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आरोप पत्र जनता के आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की प्रति आरोपी को दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोस्तों सी गलत है, बाकी डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो था करेक्ट था, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह दूर कुएं से पानी लेकर आती है, घर पहुंचती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वह अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? दोस्तों वह रोजी रोटी कमा रही है और दिन का कार्य भी कर रही है, तो मतलब उस पर दोहरा बोझ है, तो ये दोहरा बोझ ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक आंकड़ों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन करेक्ट था आपको बता दें, ऑप्शन डी करेक्ट था, ए बी और डी। ये ए बी और डी ऑप्शन जो थे संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपना कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे भी जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन की सहमति देते हैं और यह कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसके संदर्भ में तौर पर अपने इस प्रयोग में ला सकें। तो इस गतिविधि को पूछा गया है कि क्या रूप दे सकते हैं आप? दोस्तों आप बताइए, इसमें सारे स्टूडेंट्स की सहमति ली जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक प्रजातांत्रिक स्वरूप का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 73 नंबर का प्रश्न था, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? तो अनेकत्व का मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था इसका, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ऑप्शन जो सी था इसका करेक्ट है। 74 नंबर प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थता को बताती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो लड़कों वाला था, लड़कों के समूह के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना और लड़कों के समूह द्वारा अतिथि के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये लिंग तटस्थता को दर्शा रहा था। पहला ऑप्शन करेक्ट था, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, इसमें ऑप्शन जो था उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप देखिए तीसरा अगर काट देंगे तो ऑप्शन ए बचेगा करेक्ट। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार के किससे लिए गए हैं? तो ये विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, हम आपको पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और समानता, बिल्कुल ये
हमारा फंडामेंटल राइट में भी आपको देखने को मिलता है। लोग धनी और समृद्धशाली हों, ये भी हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो इनका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था, ए, बी और सी। अब दोस्तों इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आपको आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा कौशल को विकसित करना है। अब आप इसमें पहला ऑप्शन देखिए, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। तो यमुना ने क्या भूमिका निभाई, इससे आपके कौशल का कोई विकास नहीं होगा। दोस्तों आप देखेंगे बाकी के चारों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं, बी, सी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को चिकित्सा आचार संहिता कहा गया है। प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनरिक दवाइयां ही। इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट था, जेनरिक दवाइयां। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना और उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें दोस्तों कथन और कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में अगर आप निवेश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो ग्रामीण लोगों का पलायन है वो कम हो जाएगा और एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि हो जाती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। तो ए, आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर करेक्ट कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। 82 नंबर का प्रश्न है, भेदभाव के विषय में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो भीमराव अंबेडकर ने जो अपने साथ भेदभाव हुए हैं उनको लिखा है, वह सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आप देखेंगे, इनके मैच में चर्चा का मतलब सुनना, राय व्यक्त करना और स्पष्टीकरण का मतलब तार्किक संबंध बनाना, नियामक सरोकार का मतलब भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता है और अवलोकन का मतलब रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण है। इसका मतलब ऑप्शन इसका दूसरा जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। ये क्या हैं? लोगों और सरकार के बीच संबंध बनाते हैं। ये ऑप्शन चौथा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 85, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से निर्माण का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। दोस्तों आपको पता है जो छात्र छात्राएं हैं उनको गेम सबसे ज़्यादा उनको गेम में ज़्यादा रुचि होती है। तो आप विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल के द्वारा आधारित हो, इसके द्वारा आप बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। दोस्तों ये हमारा फंडामेंटल राइट्स आप आर्टिकल 16 में भी देखेंगे। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष वर्ग को किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के साथ आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसके छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस मतलब रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, कथन और कारण है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक ही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान की में उद्धृत जो मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकारों को लगा दिया गया है। यह बच्चों के मुख्यतः आपको पता है ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन के ही माध्यम से वह इसको आत्मसात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है। सघनता शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे आप देखेंगे जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सघनता हमें पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पे 90% से ज़्यादा आदिवासी लोग कम क्षेत्र में ही रहते हैं। तो सघनता सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन चौथा करेक्ट था। तो दोस्तों ये सोशल साइंस का पूरा आंसर की कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।